उस मकान जहाँ वो बिल्डिंग बनी है वो पहले शमशान भूमि था। जमीन का नक्शा और कुंडली के बीच साथ में बड़ी साठगांठ होती है। बीवी किसी की कहना नहीं मानेगी, आप कोई भी पत्थर पाएंगे। तो कुंडली एक एक्सरे है। जैसे अगर अपन कोई प्लाट या घर वास्तु दोष वाला खरीद लेते हैं, हाँ। तो क्या उसमें सुधार संभव है? ये बिक नहीं पाएगा। कुआं, बोरिंग और पानी की टंकी, जी। इसके लिए वास्तुशास्त्र कितना महत्व रखता है? बहुत। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे ग्रह वैसे ही पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप घर के सीनियर सिटीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। कि वास्तुशास्त्र में मकान को लेकर सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या कर बैठते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका वी ऑफिशियल पॉडकास्ट पर। आज हम खोलेंगे जीवन के रहस्यों के नए आयाम। आज हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में डॉक्टर संगीता मिश्रा जी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ, जिन्होंने BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी से गहन अध्ययन कर अपनी विद्वता को नए मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर संगीता मिश्रा जी ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और जीवन प्रबंधन पर काम कर रही है और हजारों लोगों को उनकी जिंदगी में सही दिशा दिखा चुकी है। तो चलिए जानते हैं उनसे वो रहस्य जो आपके भाग्य, ऊर्जा और जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर संगीता मिश्रा जी से, जिन्होंने BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी से गहन अध्ययन किया ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र का। नमस्ते। तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की ओर आपका रुझान कब से गया और कैसे गया? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शिक्षक दीक्षा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे होना चाहिए सामान्य परिवारों में होती थी 90 के दशक में। जी। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, सामान्य परिवार से, जहाँ मेरे पिता LIC में नौकरी करते थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। 2 भाई थे। तो अब शिक्षा कैसी होना चाहिए? एक बिल्कुल नॉर्मल शिक्षा। जैसे माता पिता ने मेरा एडमिशन करवाया तो एक छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया उन्होंने शुरुआती दौर में। विद्यापीठ में पढ़ी हूँ मैं बेसिकली ज़्यादा। कहाँ पे पढ़े हैं आप? मैं सिवनी जिले से ही। सिवनी। मेरा जन्म भी सिवनी जिले का है। ओके। लेकिन उसके बाद रुझान तो मेरा शुरू से ही था एस्ट्रो के प्रति। लेकिन होता ही है कि उस समय इतना लोगों को बाहर निकलने के चांसेस नहीं थे। अच्छा। और 12वीं के समय जब मेरा 12वीं की स्थिति चल रही थी, मैं 12th में थी, तब मेरे मन में विचार वहाँ से स्टार्ट हो चुके थे कि मुझे कुछ अच्छा करना है जो मेरे लिए आगे जाके मेरा भविष्य बन सके। और पढ़ती थी और समझती थी कि एस्ट्रो है क्या, लेकिन उस समय कोई मुझे ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं दिखी। लेकिन ये जब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 90 की बात कर रही हूँ ना। अच्छा, 90s की। 90 मैं 90 से 12th पास आउट हूँ। अच्छा। और मैंने सामान्य जैसे सभी लड़कियां BA करती हैं, फिर मैंने BA किया। अब BA हो गया मेरा, उसके बाद B.Ed भी हुआ। अच्छा। एक्चुअली होता ही है कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि पहले लड़की किसी ऐसी पढ़ाई को कर ले जिससे कि उसको आगे जाकर के नौकरी हो या कोई जॉब मिल सके जिससे उसके घर परिवार को चलाने में उसको हाँ, लाइफ तकलीफ में ना हो। कोई बढ़िया समाधान हो। लेकिन अब शादी भी हो गई मेरी। जी। शादी हुई उसी बीच ये सिलसिला एजुकेशन का फिर पढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया कि अब मुझे एस्ट्रो साइंस से रिलेटेड पढ़ाई करना है, क्या करना है। मैंने महर्षि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉलेज उदयपुर से फिर ट्राई करना स्टार्ट किया। मेरा अच्छा। ग्रेजुएशन जो है हो गया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, B.Ed हुआ। मैं B.Ed टॉपर भी हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। अच्छा। जी हाँ। लेकिन मैं BA में बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थी। ऐसा BA कोई, हाँ, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब एक सामान्य जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे स्टूडेंट्स रही हूँ। कोई बहुत ज्यादा मेरे स्कोर नहीं हुए थे। माता पिता को लगने लगा कि आगे क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि एस्ट्रो में कोई भविष्य भी नहीं होता। 100 रुपए कुंडली देखने के मिलते थे उस जमाने में। तो पिताजी बस एक ही बात कहते रहते थे कि अगर तुम इस फील्ड में जाओगी तो लोगों की कुंडली बनाओगी तो तुम कितना कमा पाओगी, क्योंकि इसमें कोई फील्ड आगे जाके तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। हाँ। उस समय की सोच ये थी। हाँ, 90s के। 90s की। जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत एजुकेटेड और बहुत व्यवस्थित माइंड थे। मेरी सास बहुत शिक्षित महिला। जी। और मेरे सास ससुर बहुत, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे सास ससुर हैं। उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कहा।
तो जैसे अगर अभी अपन जानना चाहे, जैसे लोग नया घर या मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले कौन-सी ऐसी मुख्य 3 चीज़ें हैं जिस पे उनको फ़ोकस करना चाहिए? नया घर मकान बनाते टाइम वास्तु। सबसे पहले तो ये देखें कि जिस शहर में वो मकान बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखें कि उसकी दिशा उनको सूट करती कि नहीं। हुँ। हर व्यक्ति का जैसे जब आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ टाइम होता है और वो प्लेस होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, ठीक। तो जब कुंडली बनती है तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो कौन सी राशि में हुआ, ठीक। अच्छा। उस समय वर्तमान में कौन सी राशि थी, क्या लग्न थी। हुँ। तो जब कोई मकान बनाए तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखे हुँ, कि उसको किस शहर में बनाना है, जी। कौन सा शहर उसको उन्नति दे सकता है, हुँ। ऐसा कौन सा स्थान है। कई लोगों को जन्म का स्थान सूट नहीं करता, हुँ। कई लोगों को जन्म के स्थान से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे जाएं तो सक्सेस हो जाते हैं। और मकान एक ऐसी चीज है कि उसको बनाने के बाद आप बार बार यहाँ वहां डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, राइट। तो मैं सभी श्रोताओं से जो आपका शो देखते हैं उनसे सबसे यही कहूंगी कि मकान बहुत विचार करके बनाएं, जिस शहर में कुंडली उनको सूट करे। कुंडली सूट करने पे मकान बिल्कुल बनाए। बिल्कुल। अच्छा। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो स्थान शुभ नहीं है अच्छा। तो कोशिश करें कि आप उस कार्य को, मकान निर्माण को थोड़ा सा स्थगित कर लें। जैसे अगर अपन बात करें कि वास्तु शास्त्र में मकान को लेकर सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या कर बैठते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मकान किसके नाम पर है, उसकी ग्रह दशा क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, और जब मकान का निर्माण हो तो दिशा संबंधी ज्ञान मकान बनाने के वाले को होना चाहिए। अच्छा। देखिए क्या होता है, लोग मकान बनाते हैं, हम्म। मकान बनाते समय लोगों के दिमाग में आजकल सिर्फ ये रहता है कि फैसिलिटीज बहुत हो, जी। ठीक, भौतिक साधन हो, अट्रैक्शन हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है मकान के अंदर ऑरा। और अगर आपके मकान की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, आप कितनी भी खूबसूरती से करोड़ों रुपए का मकान बना लें, लेकिन आप उसके अंदर सुखी नहीं नहीं रह रह सकते। सकते। अच्छा। पहले आप उस जमीन का किसी बुद्धिमान आदमी से, आपके आसपास कोई अच्छा जानकार कोई व्यक्ति रहता हो जो जमीन जानता हो, वास्तुशास्त्री हो या कोई योगी ज्योतिष अच्छे लोग हों, हम्म। अपनी कुंडली दिखवा लें। कुंडली दिखवाने के बाद उस जमीन का नक्शा दिखवा लें। अब जमीन का नक्शा और कुंडली के बीच साथ में बड़ी साठ-गांठ होती है। अच्छा। वहीं से स्टार्ट हो जाता है वास्तु का काम। अच्छा। जी। अगर कुंडली में लग्न में व्यक्ति की वो ग्रह दशाएं वैसी चल रही हैं कि जहां वो मकान का निर्माण करेगा और वो मकान उसके लिए शुभ होगा या नहीं। कभी-कभी आप लोग सुनते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने मकान का निर्माण स्टार्ट किया और उसके मकान में मजदूर की मौत हो गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनते हैं आप लोग, मॉल में भी होता है, सिनेमाघरों में होता है, मंदिरों की निर्माण में होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे मकान का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो उसको पहले विचार करें कि हमें मकान बनाना कहाँ है, कैसा बनाना है, हम कितने लोग रहते हैं, जी। घर में प्रायोरिटी किसकी। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि घर में आजकल माता-पिता की बिल्कुल नहीं चलते। नहीं चलती, राइट। ये जब नया बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो तो माता। ये नया ज़माना है। जी, नया जमाना। यहाँ पर माता-पिता का स्थान हमारे लिए तो माता-पिता का स्थान सास-ससुर का पहले था जी कि जी। अगर हम जिस रूम में सोते हैं, हमारे घर में ही पहले ही से ही नियम था कि हमारे घर का बुजुर्ग इंसान हॉल में सोता था। हाँ आप याद करिए पुराने ज़माने के मकान, अपन लोगों के खपरे वाले मकान थे। हाँ हाँ। मैं तो वो ज़माना भी याद करती हूँ कि दादाजी लोग सामने सोते थे सामने सोते थे, और दादी जी लोग पीछे सोते पीछे थे। सोती। राइट राइट। अब इसका अर्थ क्या है हाँ। कि गृह स्वामी घर के सामने अगर सोएगा तो उसका वर्चस्व बना रहेगा। अच्छा, काफी गहरी बात है। बहुत गहरी बात है ये हाँ हाँ। कि अगर गृह स्वामी बेडरूम में जाके सो रहा है, बिल्कुल। उस घर में स्त्री का ही नेतृत्व चलेगा। अच्छा। हाँ,
तो यहाँ भी है। यहाँ भी हाँ, ये बात बिल्कुल मैं सभी दर्शकों से भी ये बात कहना चाहूँगी हाँ, कि घर में हम 4 लोग हों, 2 लोग हों, 6 लोग हों, जितने भी हों, गृह स्वामी का स्थान भोजन के लिए जैसे भोजन के लिए उसकी प्रमुख सीट होती है। हाँ, राइट, डाइनिंग में जो फर्स्ट सीट होती है, वो फैमिली के फर्स्ट मेंबर की होती है, हाँ। ओनर की, जो और घर का मालिक होता है जो उसकी। घर का मालिक होता है। उसी प्रकार घर का प्रथम कक्ष हुँ, जहाँ पर हम लोग बैठका बोलते थे, हमारे यूपी साइड बैठका बोलते हैं, तो वो बैठक की जो जगह है वो व्यक्ति की तय करती, वो नेतृत्व तय करती है। नेतृत्व आजकल होता ऐसा है, महिलाएं मकान बनाती हैं तो ड्राइंग रूम में किसी को सोने नहीं देती, बोले नहीं नहीं यहाँ कचरा होगा, यहाँ कोई नहीं सोएगा। बिल्कुल नहीं, घर के बुजुर्गों के लिए एक अलग कमरा बना दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये गलत है, अच्छा, गलत है। घर के सबसे सीनियर व्यक्ति का रूम हॉल होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में प्रथम भगवान होते हैं, उसी प्रकार परिवार में प्रथम और प्रमुख इंसान घर के सीनियर्स होते हैं। और सीनियर्स का स्थान अगर आप घर के अंदर वाले कमरों में रखेंगे तो नेचुरल है, आपके घर में समृद्धि कभी नहीं आएगी। अच्छा। हाँ। ये बहुत एकदम पीक पॉइंट वाली बात है। हाँ, आजकल बहुत मैं रील्स देखती हूँ, बहुत सारे विज्ञापन देखती हूँ, ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड की रेमेडीज बताते हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यूनिवर्स में आ कहाँ से गए? हाँ, कहाँ से गए? मुझे ये भी समझ में नहीं आता। फिर सोचती हूँ कि जो छोटे-छोटे कोर्सेज चल रहे हैं उनको पढ़ लेते होंगे। जबकि मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष शास्त्र में एमए अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उसको बाकायदा प्रीवियस और फाइनल 2 बहुत कम लोग प्रीवियस को 1 साल में निकाल पाते हैं। अच्छा, बहुत कठिन एग्ज़ाम है। हुँ, जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो जो बहुत कठिन एग्ज़ाम है। जो बनारस और उदयपुर हाँ, में हाँ, हाँ, बहुत कठिन एग्ज़ाम है। ये ऑनलाइन पढ़ना, अभी एक और सिस्टम चल रहा है कि कुछ बच्चे हैं नई उम्र के, वो क्लासेस चलाते हैं। 49 रुपीज़ में आप ज्योतिष सीख ऑनलाइन लिए, ऑनलाइन 99 रुपए में ज्योतिष सीख लीजिए। ये ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, क्योंकि वो एक क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ के नौसिखिए तरीके से सीखते हैं और लोगों को प्रेडिक्शंस बताते हैं। अब उनको खुद नहीं पता है कि कन्फर्म ये प्रेडिक्शन जो वो कर रहे हैं, इसका उस व्यक्ति की ग्रह दशा पर क्या असर। क्या असर पड़ेगा? राइट, जैसे मैं एक मोहतरमा को देखती रहती हूँ टीवी में, वो अक्सर बोलती हैं कि लंबी मांग भरने से पति खुश होता है, इस तरीके का। मैं बहुत सारी चीजें देखती रहती हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर ग्रह दशा की महिला के लिए अलग अलग तरीके हैं गृहस्थ जीवन के। अच्छा, जी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए इस पे ताकि हाँ, महिलाओं के लिए हाँ, देखिए, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में हैं, तो किसी भी ग्रह पूजा पाठ या किसी भी चीज का असर तब आपके जीवन में होगा हुँ, हुँ, जब आप बहुत न्यायप्रिय होंगे। अच्छा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे ग्रह वैसे ही पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप घर के सीनियर सिटीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, ये बात मैं सभी से कहना चाहूंगी। बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हो कि शुक्रवार को लाल पहन रहे हो, गुरुवार को पीला पहन रहे हो, नीला पहन रहे हो, लेकिन वो लोग जो घर के अंदर हैं उनको आप समय नहीं दे पा रहे हैं। हुँ, 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 सुकून कहाँ से आएगा? नहीं, सुकून लाने के लिए, अपने ग्रहों को आपको अपने फेवर में लेने के लिए सबसे पहले घर के लोगों का दिल जीत लीजिए। घर में सभी ग्रह के लोग रहते हैं। सास-ससुर जो हैं, बुजुर्ग हैं, वो सूर्य की जगह में बैठे हुए हैं। मंगल में आपके पति बैठे हुए हैं। बुध में आपकी संतान है, शिक्षा है, सरस्वती है। गुरु में आपके घर के सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके जो जिन लोगों ने आपको पढ़ाया-लिखाया, माता-पिता हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसी घर में धन दिखेगा, शुक्र दिखेगा, वैभव दिखेगा, जिस घर में महिला टाइम पूरा देगी। ओके, घर अगर बहुत खूबसूरत है लेकिन साफ नहीं है, आपके घर में पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं। टिकेगा नहीं, महिला है बहुत सुंदर, हुँ, लेकिन उसकी सोच जो है हुँ, केवल अपने लिए है, उस घर में भी धन नहीं बढ़ेगा। अगर मेरे पास पैसा है और मैं उस पैसे का उपयोग अपने माता-पिता, अपने सास-ससुर, अपने परिवार में आने वाली बहन-बेटियों के लिए कभी, अपने घर में रहने वाले नौकरों को समय पे चाय-कॉफी दूँ, आपको मैं बता दूँ किसी ग्रह दशा से आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। होगी ही नहीं, अच्छा, अगर आपका केतु जो है खराब चल रहा है और आप अपने नौकर के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उसको बकायदा पैसा नहीं दे रहे हैं काम करने का, तो आप लिख के रख लीजिए
आपका केतु फेवर में नहीं रहेगा, अच्छा। राहु फेवर में नहीं रहेगा। राहु भी बहुत जुडिशियल है, न्यायप्रिय है। अगर आप अपने नौकर को पहले आप बकायदा उसको सम्मान दीजिए, उसका पैसा मत काटिए। कभी-कभी हम अपने घर में कर्मचारियों को चप्पल पहन के भी अंदर आने देते हैं, हाँ, नौकरों को, वो भी बंद करिए। प्रिकॉशंस लीजिए, नौकर की जगह नौकर को ही रखिए, लेकिन उसकी आत्मा को दुःख मत पहुँचाइए, नहीं तो आपका जो नौकर बद्दुआएँ देगा, आप मेरी बात लिख कर लीजिए, कभी आप लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएँगे। कुआँ, बोरिंग और पानी की टंकी, जी। इसके लिए वास्तुशास्त्र कितना महत्व रखता है? बहुत, बहुत। कैसे रखता है? थोड़ा-सा हम जान देखिए दर्शक जानते हैं कि जब मकान का नक्शा हम बनवाते हैं, तो हमारे इंजीनियर साहब उसको एकदम परफेक्ट बनाते हैं। बिल आजकल फ्लैट्स का ज़माना है, हाँ, फ्लैट का ज़माना आ गया। बहुत इंडिविजुअल बंगले, मकान वगैरह बहुत कम मिलते हैं, पर बनते भी हैं, तो इंजीनियर ही बनाता है हुँ। और परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट बनाता है। जी, इंजीनियर्स को भी वास्तु का पूरा नॉलेज होता है। अच्छा। जी, मकान में वास्तु के दोष अगर आप गिनने बैठे तो हर मकान में दोष निकल जाएगा, क्योंकि सबको तो पूर्व में मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि प्लाट कहीं है, ठीक। कहीं से स्टार्ट देखिए, एक प्लाट जब निर्माण होता है, जैसे मैं बहुत सारे प्लाट जो निर्माण बड़ी कंपनीज़ हैं जो प्लाटों को काटती हैं, बनाती हैं, मकानों के नक्शे बनवाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, मैं उनमें बहुत सारी कंपनियों में काम भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत सारी कंपनियों में काम करती हूँ, जो बिल्डर्स हैं वो मुझसे बाकायदा सजेशन लेते हैं कि दीदी अब ए ब्लॉक का मुँह तो पूरा पूर्व में आ रहा है, लेकिन बी ब्लॉक का मुँह तो पूरा दक्षिण की तरफ आ रहा है, अच्छा। ये बिक नहीं पाएगा। अब आप लोगों को कैसे, तो हम उस समय अपने क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, नहीं तो बिकेगा ही नहीं। दिखेगा ही। आप बना के रखते जाइए बिल्डिंग। तो नागपुर के ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं, जैसे नारायण अग्रवाल हैं, दिनेश कात्रे हैं, मनीष सक्सेना है, ये बहुत बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे बिल्डर्स अमरावती और नागपुर के थे। ये मतलब जब आकृति ग्रुप, इको ग्रुप, ये जितने ग्रुप मकान बनाते हैं, मैं इनमें वास्तु सलाह के लिए जाती हूँ और अच्छा। मेरा उनके साथ टाई अप है, मैं उन कंपनियों में भी काम करती हूँ। तो मैं लोगों को सलाह ये देती हूँ कि आप मकान लेते वक़्त पानी का सोर्स कहाँ से है, ये ज़रूर ध्यान दें। अच्छा। टैंक के आस-पास अगर बोरिंग है, तो वो नुकसान ही करेगी। वो तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी नुकसान करेगा। हाँ, ठीक? वैज्ञानिक टैंक हाँ, के अगर हाँ, आस-पास हाँ। पानी के सोर्स जो हैं, जैसे कुआँ है, बोरिंग है, उस पूरे प्रीमाइसेस एरिया में किस लोकेशन पे बनी है, इसका ध्यान रखना है। अब पानी की भी दिशा अलग-अलग है। हुँ। पानी का ढलान उत्तर में है, तो शुभ है, हुँ। दक्षिण में है, तो अशुभ है। अच्छा। पूर्व की तरफ पश्चिम में पानी का ढलान है, तो घर की मुख्य स्त्री के लिए खराब है। तो अब पानी की निकासी कहाँ से हो रही है? पानी आ कहाँ से रहा है? ये दोनों बातों को फ्लैट को खरीदते समय ध्यान रखें। ध्यान रखना चाहिए। ठीक, किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से अच्छा। आप जानकारी भी ले सकते हैं। मकान में पानी, किचन में पानी कहाँ रहेगा? किचन में बिजली के सामान, बिजली के अप्लायमेंट्स, जैसे हमारी मिक्सी होती है, ओवन होता है, हमारा फ्रिज होता है, उसको कहाँ रखना है? हुँ। ये भी ध्यान देने ये वाली ध्यान बात। देना है। हम किचन में जब काम करते हैं, तो हमारा मुँह पूर्व की तरफ होना चाहिए। अब किस्मत से अगर पूर्व की तरफ मुँह नहीं है, खाना बनाते समय, तो सेकंड स्थिति उत्तर की तरफ भी हो सकती है। जैसे अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा। हाँ, लेकिन दक्षिण की तरफ मुँह करके अगर आप भोजन बनाएँगी, तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, हुँ। वो बहुत डिस्टर्ब होती है। अच्छा। और वहाँ जल के मरने का खतरा भी बहुत होता है। जैसे आपने सुना ना कि कई बार गैस में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हुँ। वो वहीं होते हैं। अब पानी जो है, अ, मैं ये मानती हूँ कि व्यक्ति की वाणी भी तय करता है। ये कहता है, आपका ब्रेन, आपकी लैंग्वेज, हुँ। आपकी सोच पानी से तय होती है। पानी से तय होती। जी। अब मैं आपको एक और छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। हाँ, बताइए। बनारस और प्रयागराज के बीच में गंगा बहती है। जी। वहाँ के लोगों की भाषा अलग है। ना पानी उतनी बोली, ये पुराने लोग भी कहते थे। अच्छा। हाँ,
जितनी जगह का पानी बदलेगा उतनी बोली भाषा बदलेगी। गंगा की जगह में रहने वाले लोग बड़े शांत, मधुर, व्यवस्थित नहीं, जैसे हैं। कई लोग उदाहरण देते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी के आए ये तो क्या ये बताएगा, वही घाट घाट का ये तो यही है। घाट राइट। घाट का पानी अर्थात व्यक्ति जिस जगह का होगा, जिस नदी का पानी पिएगा उसका प्रभाव उसकी लैंग्वेज पे भी होगा, उसके ब्रेन पे भी होगा और सबसे बड़ी बात उसके स्वास्थ्य पे भी होगा। जैसे अगर अपन कोई प्लाट या घर वास्तु दोष वाला खरीद लेते हैं हाँ, तो क्या उसमें सुधार संभव है? 100% कैसे बिल्कुल सुधार? तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं। अच्छा। देखिए, नौसिखिया वास्तु शास्त्री घर आएगा तो बोलेगा ये दीवार तोड़ दीजिए, अच्छा। ये सीढ़ी बदल दीजिए, ये जगह बदल दीजिए। बिल्कुल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने प्लॉट ले लिया, हाँ। अब उसने मकान बना भी लिया, हम्म। सपोज मकान दक्षिण मुखी है, हम्म। तो अक्सर लोग ब्राह्मण ज्योतिष लोग आते हैं तो बोलते हैं दक्षिण मुखी मकान है, परेशान रहोगे आप। पश्चिम मुखी हो तो जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। डूबता हुआ सूरज है तो पश्चिम मुखी मकान ज्यादातर, मैं भी मना करती हूँ लोगों को कि पश्चिम मुखी घर ना लें, अच्छा। दक्षिण मुखी भी ना लें। कोशिश यही करें कि हमारे मकान का मुंह उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो। हम्म। अब कुछ लोग उसमें बहस करके ये कहते हैं कि पूर्व मुखी वाले जो लोग ज्यादा दुखी हैं, दक्षिण मुखी वाले ज्यादा सुखी हैं। तो इस भ्रामक प्रचार से बिल्कुल बचें। बाकायदा दिशाओं का बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब हमने अपने मकान का मुंह दक्षिण से उत्तर की तरफ किया तो हमारे घर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अच्छा। बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। हम लोगों के कुछ केसेस चल रहे थे, वो लोग हम लोग बहुत अच्छे से उसको आगे जीत पाए। बच्चों में बहुत चेंजेस आए, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। तो ये चीजें जो होती है ये व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आती हैं। इसी की ओर में बढ़ के आपसे एक ये जानना चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, कि वास्तु शास्त्र में जैसे ज्योतिषाचार्य की बात करें तो कई लोग कुंडली और ज्योतिष के बारे में बताकर कुछ पत्थर वगैरह पहनने के लिए बता देते हैं कि नीलम पहनो तो ये हो जाएगा। तो वो ये, बिजनेस है। हाँ, ये देखिए, कितने हद तक कैसे है ये नहीं, हम आपसे जानना देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। मैं किसी कान के डॉक्टर के पास गई, हम्म। नाक के डॉक्टर के पास गई, मैंने बताया कि सर मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, पानी भर गया है। वो बकायदा चेक करेंगे, नहीं तो फिर वो उतनी जगह का एक्सरे निकालेंगे, 1-2 टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको मेडिसिन लिखता है, क्योंकि आप उस रोग के उपचार के लिए गए हैं। बिल्कुल। वैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास आए, आपने उसको अपनी कुंडली दिखाई। आपको मैं बता दूं, अगर बहुत सही कुंडली देखने वाला है, कुंडली एक एक्सरे है, और एक्सरे से भी बड़ी कोई मशीन होती होगी तो वो भी है। आप उसके विचार, आपकी उसकी सोच, उसके जन्म देने वालों की सोच, उसने आगे क्या करना है, उसकी मानसिकता आपके पास आते वक्त क्या है। अगर बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर है पूरी फोटो खींच लेगा। इसलिए हर किसी को कुंडली में ना दिखाएं। प्रकार आपका मोबाइल देख करके आपके सोशल स्टेटस को आपकी सोच समझ सब पकड़ा सकती है। आप कुंडली लेकर उसी के पास आए जो थोड़ा गधा वधा ज्योतिष हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं और अगर आपका कोई चक्कर वक्कर कहीं चल रहा है तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो पकड़ लेगा वो मैटर। अच्छा। आप बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि ज्योतिष को आपकी पल पल की घटनाओं के बारे में पता होता है। अच्छा। कुंडली पूरे डिग्री का खेल है, कितने ग्रह पे कौन सी ग्रह की कौन सी डिग्री पे कौन सा दशा पे कौन सा ग्रह बैठा है। एक कुंडली में क्या होता है, एक ग्रह के पीछे दूसरा ग्रह चल रहा है, कितनी चाल है, कितना तेजी से चल रहा है, क्या चल रहा है, बस इसी को जानने की कला तो ज्योतिष शास्त्र है। बिल्कुल। ठीक। और चंद्रमा मन का कारक है। अगर मान के चलो शाम का 4 बजा है, सूर्य नीचे की तरफ जा रहा है, हल्की सी ठंड लग रही है, खांसी आ रही है, कुछ सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक एंटीबायोटिक लिखेगा, एक पैरासिटामोल लिखेगा। बिल्कुल। ठीक। लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, बोले मेरे को तो पिछले 1 साल से सर्दी है, मेरी सर्दी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, आप देख के बताइए मैडम, मेरे को अस्थमैटिक अटैक भी आते हैं, मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ, किस ग्रह की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे डॉक्टर ने आपको पैरासिटामोल लिखा, एंटीबायोटिक लिखा, आपने खाए, साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली लिखा, आपका पेट ठीक रहेगा। आप एक एस्ट्रो विज्ञान वाले के पास जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि बहुत अगर जरूरत होगी तो ही एस्ट्रोलॉजर
कोई जेम्स आपको पहनने के लिए लिखेगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी होगी तो। बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला अस्थमैटिक अटैक से मर ही जाएगा, कि बच्चे को निमोनिया से डेथ ही हो सकती है, इसका चंद्रमा बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में मैं बहुत विचार करके हुँ, सबसे ज़्यादा गर्म जो पत्थर होता है, हुँ, लहसुनिया, लहसुनिया, ओके। उसको चांदी में बनवा के बच्चे को धारण करने कहूँ। केतु का ग्रह पत्थर है वो। केतु सबसे गर्म ग्रह है। अच्छा, लंग्स में जो हमारे कफ भर जाता है, अगर केतु हमारा फेवर में आ जाए और उसकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगे, तो ऐसी स्थिति में उनको बच्चे को निमोनिया नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे का निमोनिया जब बच्चा जन्म लेता है उसे 6 साल तक चलता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद कभी नहीं होता। जितने भी दर्शक ये बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बात को समझ लें, बहुत ज़्यादा एलोपैथी दवाइयों के प्रति मोह माया छोड़ दें। बच्चे को अगर सर्दी खांसी होती है, निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, आप बाकायदा अपने घर में एक छोटा सा लहसुनिया रखें, उसको सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपने बच्चे के बेडरूम में रखें। बहुत फीवर नहीं आएगा, बहुत सर्दी नहीं होगी, कफ नहीं बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रत्न बहुत जानकार आदमी के कहने पे आपको रखना है। बहुत जैसे जानकार आदमी। आप ऐसे किसी भी पत्थर बेचने वाले के पास चले जाएंगे, वो तो देखिए, अब जो किराना बेचने वाला है वो तो सब आपको बेचेगा ही। कपड़े बेचने वाला कपड़े बेचेगा, तो वो पत्थर बेचने वाला है ना, वो ज्योतिष नहीं है। उसको बिल्कुल नहीं पता है कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और आपकी कुंडली में केतु कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, और उस बच्चे की कुंडली में लग्न कौन सी है, तब उसको सर्दी खांसी हो रही है, लगातार होने के बाद से उसको निमोनिया हो रहा है। अब इस कंडीशन में आप बच्चे को आप बहुत शानदार रेमेडी दे सकते हैं, बहुत अच्छी। जैसे होम्योपैथी होती है, जैसे एलोपैथी होती है, वैसे ज्योतिष शास्त्र में रत्न विज्ञान है। रत्न विज्ञान एक सब्जेक्ट है और उसमें बहुत कम लोग पास होते हैं। अच्छा, इसलिए ये जो पैकेट में पत्थर बिक रहे हैं, बहुत हर दुकान में, आप उनसे बहुत सावधान रहें। ये जयपुर में बनाए गए नकली पत्थर हैं, प्लास्टिक कोटेड हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये बहुत महंगे दाम पे आप लोग खरीद लेते हैं। फिर कोई फायदा भी नहीं मिलता। आपको बोला जाता है कि हमने लैब में टेस्ट कराया है, आपने ऐसा कराया है, वैसा कराया है। देखिए, ये सब बहुत भ्रामक जाल फैल गया है। मैं तो ये मानती हूँ कि मोबाइल खोलते ही बराबर 100-200 एस्ट्रोलॉजर्स दिखी जाते हैं, और जबकि ईमानदारी से मैं बता दूं, रजिस्टर्ड एक भी नहीं है। जब 2-4 जो हिंदुस्तान के बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कभी, मैं तो जैसे 2 ही यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ एक रामटेक में है, हाँ। महाराष्ट्र में, अच्छा, संस्कृत में कालिदास यूनिवर्सिटी, काली ज्योतिष में एक बीएचयू में है, एक उदयपुर में है। ये इतने ज्योतिष अचानक कहाँ से आ जाते हैं? पूरा मार्केट बन गया है, बड़े-बड़े ऐप बना लिए इन लोगों ने। आप ये पत्थरबाजी से बहुत दूर रहें। आपको लगता है कि कभी कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप घबरा के जाते हैं किसी भी नौसिखिए ज्योतिष के पास, और वो आपको 3-4 पत्थर लिख देता है कि एक पुखराज पहन ले, पैसे ही पैसा रहेगा। दूसरा बोले तो साथ में एक मोती पहन ले, तो तेरी बीवी तेरा कहना मानने लगेगी। दुनिया में बीवी किसी की कहना नहीं मानेगी, आप कोई भी पत्थर पहन ले। बिल्कुल। हाँ, बीवी को मनाने का कोई मंत्र नहीं है, और दुनिया में कोई तंत्र नहीं है, और कोई पत्थर नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है जिससे बीवी आपका आपके अंडर में रहे। आपको उसके साथ सर झुका के ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ये तय है। कोई दुनिया में जादू नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं बना जो किसी महिला का मुंह बंद कर सके। आपने अपने अनुभव में ऐसा कौन सा मामला देखा जहां पर वास्तु शास्त्र से किसी का जीवन बदल गया? क्या बहुत से हैं। तो किसी एक के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मकान जो बनाते हैं, हम्म, अगर मकान में दिशाओं का मेल सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में घर में रहने वालों की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक हर दृष्टि से गति शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई आपके पास आया जिस हाँ, बहुत लोग आते हैं, केस आते हैं। मैं ये हम सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, हाँ, नहीं नाम मत। लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। जी, एक परिवार था छत्तीसगढ़ में, मेरा उनसे काफी अच्छा रिलेशन है, अच्छा, इनकम टैक्स विभाग में है, अच्छा, अधिकारी हैं, हम्म, और बड़ा तामझाम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आप समझ सकते हैं कितना शानदार मकान बनाया होगा,
बहुत मेहनत से उसको सजाया, बहुत सुंदर बनाया। हम्म। और उन्होंने मुझसे मकान बनाने के 2 साल बाद एक घटना पे चर्चा हुई कि मैडम मैं उस घर में जब से गया हूँ, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मेरी सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टि से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और मेरी नौकरी भी जाने की स्थिति में आ गई है। अच्छा। जबकि मैं एक अच्छा, व्यवस्थित, ईमानदार ऑफिसर हूँ। हम्म। मैंने कहा अगर मेरे मन में आया कि हो सकता है इनकम टैक्स में हो तो ऊट-पटांग तरीके पैसा कमाते होंगे इसलिए शायद ये स्थिति बनी है। बोले नहीं मैडम मैं बहुत व्यवस्थित ज़िंदगी जीता हूँ। अब मैं विज़िट में जब उनके यहाँ गई तो मैंने घर को देखा, घर बहुत आधुनिक, बहुत सुंदर और पूर्ण वास्तु से बना। अच्छा। अब ये बात कह रही हूँ मैं तो समझ सकते पूर्ण वास्तु को ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण हुआ। एक बहुत शानदार इंजीनियर ने उसका नक्शा बनाया। एक बहुत बड़े वास्तु शास्त्री ने उसको तैयार किया और एक इंटीरियर डेकोरेटर जो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, किरण गार्गी करके हैं, हैदराबाद से हैं। हम लोग काम भी किए साथ में। उसने उसका इंटीरियर की। अब वो बहुत परेशान मेरे को कॉल किया। बोले बोले कि मैं आपको घर विजिट कराना चाहता हूँ। तो मैं गई विजिट पे। घर को मैंने बहुत ध्यान से देखा। घर अच्छा है, व्यवस्थित है, सीढ़ियाँ समय जगह पे है, बोरिंग सही जगह पे है, नाली का पानी का निकासी बहुत अच्छी है, मकान के बेडरूम की दिशा सही है, हर तरीके से परफेक्ट। हर तरीके से परफेक्ट है, फिर भी दिक्कत है दिक्कत। अच्छा। मैंने सोचा ऐसी कोई प्लांट्स वगैरह तो नहीं लगा लिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आगे पीछे प्लांट्स को भी चेक किया कि बिही का है पौधा, काय का है। ज्यादातर मैं लोगों को सजेशन दूंगी कि घर में अमरूद का, बिही का पौधा ना लगाएं। ये बहुत नेगेटिविटी फैलाता है घर के अंदर। फलदार वृक्ष है, लगा है तो काट नहीं सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फैलाता है, आपके सब कामों को रोकता है, आपके सारे काम रुक जाते हैं। आप एक व्यवस्थित लाइफ जीने के फिर दूसरी जिंदगी जीने लगता है। अमरूद का पेड़ बिल्कुल घर में ना लगाएं। अच्छा। अब मेरे मन में ये विचार आया कि जब सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है तो ये आदमी इस घर में आने के बाद दुखी क्यों? कुंडली में कोई प्रॉब्लम होगी। जी। मैंने उनके परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी 2 बच्चे, सबकी कुंडली चेक की, सब परफेक्ट। सब परफेक्ट। कहीं कोई कुंडली में दोष भी नहीं। सबकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है। अच्छा। वहां एक और प्रश्न मेरे मन में आया कि सबकी कुंडली अच्छी चल रही है, मकान एकदम परफेक्ट है, बंदे ने पूरा वास्तु से ध्यान दिया है, अब और क्या हो सकता है? मैंने उनसे कहा मैं आपके बिल्डर से मिलना चाहती हूँ। अच्छा। तो बोले मैडम अच्छा आदमी नहीं है आपको मिलेगा भी तो सही सलाह नहीं देगा। मैंने कहा कुछ तो पता चलेगा रीजन। फिर मैंने कहा आजू बाजू वालों की क्या कंडीशन है? तो बोले मैडम वो हम नहीं, क्योंकि आधुनिकीकरण है भैया, शहरों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। कोई किसी से मतलब नहीं। तो उन्होंने पूछा भी नहीं किसी से, खरीद लिया करोड़ रुपए का फ्लैट 3 BHK। बहुत शानदार फ्लैट था, मतलब मकान था। बाद में पता चला कि उस मकान जहां वो बिल्डिंग बनी है वो पहले शमशान भूमि था। इस बात का बहुत ध्यान रखें। बिल्डर्स जमीन बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, कहाँ प्लाटीकरण हो रहा है, कितनी दूरी पे शवदाह होता था, उसका धुआं कहाँ आता था, और उस धुएं से तो स्थिति ये थी कि उस घर के जस्ट पीछे शमशान था। जब उसको जलाया जाता था शव को तो उसका धुआं उस पूरी कॉलोनी में अंदर जाता था। अच्छा। अब ऐसी स्थिति में आप लोग मकान बनाएंगे जहां पर इतनी नेगेटिविटी, लोग तो शमशान की तरफ मुंह नहीं करते। हाँ। आप वहाँ मकान बना रहे हैं, इतना शहर को बढ़ाना चाहते हैं, इतना विकसित करना चाहते हैं कि शमशानों को भी नहीं छोड़ रहे आप। तो जब आप भूत प्रेतों की जगह में जाकर के अपना डेरा जमाएंगे तो फिर आपका मकान सुखी नहीं रहेगा। अब वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं कोई तंत्र विद्या ये सब मैं नहीं जानती हूँ। मेरा बिल्कुल सिंपल काम है, अच्छे प्रेडिक्शंस कुंडली पे और वास्तु देखना। वास्तु परफेक्ट था। मैंने उनसे कहा भैया इसको तो मकान को आपको कोई दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा। बोले नहीं मैडम आप रास्ता बताइए, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप इसको बेच दो। अच्छा। बोले नहीं मैडम बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि बेचूंगा तो कम दाम में जाएगा, मेरा पैसा खराब हो जाएगा। तब हमने उस स्थिति में एक ऐसा मतलब काम किया जिससे मुझे कभी कभी बहुत अपने आप में गर्व होता है कि चलो मैंने किसी का, जबकि वो फील्ड मेरा नहीं है, मैं तंत्र
मंत्र, ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अच्छा। मैं सभी लोगों से ये भी कहूंगी कि ज्यादा तांत्रिक और मांत्रिक और ये मंत्र और तंत्र वालों से थोड़ा दूर ही रहें, सामान्य जिंदगी जिए। तो फिर उनका सॉल्यूशन निकला यार? निकला सॉल्यूशन, और कैसे निकला मैं आपको बताना चाहती हूँ। भोलेनाथ जो है वो शमशान के देवता है। हाँ। और मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर में शिव जी की आराधना शुरू कर दो। अच्छा। वो लोग एक्चुअली उसमें आते थे, मतलब एक सिस्टम है जिसमें वो भगवान को नहीं मानते, अच्छा। तो वो लोग भगवान की पूजा तो करते नहीं थे, तो इसलिए उनको ये चीजें और परेशान करती थी। फिर उनका पीछे वाला जो पूरा सिस्टम था, पीछे से जो खिड़कियां बनी हुई थी, रोशनदान वगैरह थे, वो हटवाया और उसको पूरा बंद करवाया। और ये भी ध्यान रखें कि जब शमशान के आसपास प्लॉट खरीद लें, ये धोखे से कोई बिल्डर आपको के फ्लैट दे दे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में जहां से शमशान का धुआं आता है वो रास्ता बंद रखें, अन्यथा आपके घर में छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ होगी और गर्भवती महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो कोशिश करें कि शहर कितना भी विकास करे, लेकिन शमशान के आसपास ज्यादा मकान लेने की कोशिश ना करें। कोशिश ना। तो और जब शिव जी का पूजन वहाँ चालू हुआ और बकायदा वो लोग फिर धीरे-धीरे पूर्णिमा को और चतुर्दशी को व्रत करने लगे थोड़ा-सा भगवान के प्रति। तो मेरा ये मानना है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वास्तु कोई अपने आप में कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी रहन-सहन की शैली, आपके घर में लोगों का स्वभाव और आपके घर में रहने वालों की सोच पॉजिटिव है, धार्मिक है, आप अपने घर के अंदर बहुत पैर धो के अंदर आए भाई, क्योंकि पता नहीं क्या-क्या लेके आते हैं। आजकल आप लोग घर के अंदर चप्पल पहनते हैं, किचन में चप्पल पहनते हैं, आप लोग पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, पर किचन की किचन में ही रखिए, बाहर की बाहर ही रखिए, बाथरूम की बाथरूम में रखिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये आलतू-फालतू पौधे की इससे आपको धन वर्षा हो जाएगी, ये पौधा लगाने से आपके पति आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ये पहन लेने से आपका पति आपका कहना मानेगा, ये सब बिज़नेस है। प्लीज़ आप सब लोग दूर रहिए इन सब चीज़ों से। और एक बात ध्यान रखें कि हम घर के अंदर रहें तो शुद्ध मन से रहें, साफ मन से रहें। वास्तु वही है, हमारे मन के अंदर जो क्रियाएं चलती। रोज सुबह उठो तो सबसे पहले अपने घर को देखकर कहो कि भगवान तुमने मुझे छत दी है। ऐसे कई लोग हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, जो स्लम एरिया में नाली के किनारे रहते हैं। ठीक है जी। तो अब अगला प्रश्न हम ये लेते हैं कि अभी जैसे पितृपक्ष आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल तो ज्योतिष के हिसाब से क्या करना चाहिए पितृपक्ष में? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से भी कह लीजिए, सामान्य हमारे धर्म के हिसाब से भी पितृपक्ष का जब समय हो जी। तो जितने लोग पितृदोष से ग्रसित हैं कुंडली में, अब जिन जिन लोगों को पितृदोष है, काल सर्प है, बहुत सारे ऐसे दोष हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। पितृदोष की वजह से बच्चे अक्सर मनमानी करते हैं, पितृदोष की वजह से लोगों के पूरे काम रुक जाते हैं। पितृदोष का समय ऐसा होता है, पितृदोष कुंडली में एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप 1000 एफर्ट्स लगा लीजिए, आप 100 तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप 50% में ही आकर के काम खत्म। किसी भी फील्ड में, चाहे आप अच्छे क्रिकेटर हो तो नहीं खेल पाएंगे, अगर आप एक अच्छे बॉक्सर हैं तो जीत नहीं पाएंगे, आप एक बहुत शानदार गृहिणी हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, लेकिन आप बनाएंगी तो लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आएगा। आप एक बहुत अच्छी राइटर हैं तो लोगों को कहानी पसंद नहीं आएगी। आप एक शानदार फिल्म मेकर हैं, लेकिन आपकी फिल्म लोगों को पसंद नहीं आएगी। पितृदोष, सब कुछ अच्छा है लेकिन तो भी आप सक्सेस नहीं है। पक्ष में जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प है, बहुत सारे दोष हैं, तो उसका निवारण साल भर हो सकता है। जैसे काल सर्प का निवारण उज्जैन में भी होता है और नासिक में भी होता है, पर पितृदोष का निवारण ज्यादातर नासिक में होता है। नासिक में जब हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, अच्छा। तो त्र्यंबकेश्वर में जो वहाँ के पंडित हैं, वो लोग पितृदोष की बहुत अच्छी पूजा कराते हैं, बहुत व्यवस्थित कराते हैं, और पितरों में हम जाकर के कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपने एक प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति पितृपक्ष के लिए क्या संदेश है, तो मेरा ये मानना है कि जिनके माता पिता नहीं है या जिनके घरों में पितरों का, सामान्यतः सभी व्यक्तियों को पितृपक्ष श्राद्ध में प्रतिदिन, चाहे
देखिए, पितृ तो कोई ना कोई है ही। अगर हमारे माता-पिता जीवित हैं तो दादा-दादी गए हैं, दादा-दादी जीवित हैं तो उनसे पहले भी जो लोग हैं वो पितृ का मतलब होता है, वो सारे लोग जो पूर्वज थे और हमारे परिवार से जा चुके हैं, विदा ले चुके हैं, उनकी याद में ये 15 दिन हम लोग पक्ष के रूप में मनाते हैं। इसका बहुत बड़ा वर्णन भी है कि पितृपक्ष के में श्री रामचंद्र जी ने भी जल दिया था नासिक के किनारे, तो उनके परिवार को प्राप्त हुआ था, तो इसलिए तो लोग नासिक ही जाते हैं पितृपक्ष की पूजा कराने के लिए। अच्छा, अच्छा। पितृपक्ष का सबसे व्यवस्थित तरीका ये होना चाहिए कि जिस तिथि में व्यक्ति की डेथ हुई है, वो तिथि में हम उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, पूजन करें, विधि विधान से रहें। पितृपक्ष में महिलाओं को ज्यादातर हम लोग जिन घरों में पितरों को निमंत्रित किया जाता है, उनके लिए विशेष नियम होते हैं, उनका पालन करें और पुरुष लोग भी उसका पालन करें, दाढ़ी ना बनाएं, पितृपक्ष में। नए वस्त्र ना खरीदें, अच्छा, कोई शुभ कार्य ना करें, लोगों से मिलने यहाँ वहां ना जाएं, अपने घरों में रह करके अपने पितरों की तिथियों पर उनके लिए भोजन बनाएं। अच्छा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाता है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, वो बौद्ध जाए, गया जी जाए और अपने पितरों को विदा कर दे। छोटा रूप बनारस में भी है, अगर हम बिहार नहीं जा पाते हैं तो बनारस में भी कर सकते हैं पितृदोष पूजन और पितरों का श्राद्ध हो। जैसे कुंडली में मंगल दोष क्या है और एक मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, ऐसा हाँ। क्यों है? यानी वो ये जानना चाह रहे। देखिए, ग्रह जो होते हैं वो कुंडली मिलाई जाती है शादी में। पौराणिक पद्धतियों में अगर देखा जाए, पुराने अभी तक जितने भी हमारे देश में हमारी तो संस्कृति ही यही है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाए बिना, मिलाए बिना उसकी विवाह नहीं होता। जन्म कुंडली देखे बिना हम लोग मकान नहीं बनाते, जन्म कुंडली बिना देखे हम लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते। इवन अगर हम लोग पुरानी प्रथाओं में से देखें तो हम लोगों के घर में तो हर चीज के लिए बाकायदा एक संस्कार के रूप में जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, कंछेदन होता है, लेकिन इन सबका मुहूर्त निकाला जाता है। तो अब शादी हो रही है, शादी तो जीवन भर का रिश्ता है, तो व्यक्ति को हमेशा उसी लड़की से शादी करना चाहिए। अगर वो मांगलिक है लड़का, तो उसको मांगलिक लड़की से ही शादी करना चाहिए। अच्छा। अगर वो गैर मांगलिक बच्चे से शादी करता है, तो कहीं ना कहीं मंगल उसको परेशान करेगा। कारण ये है कि वो मांगलिक नहीं है, ये मांगलिक है। अब उसको मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, दर्शकों को। लोग मंगल के लिए बहुत उधम मचाते हैं। मंगल कोई बहुत विशिष्ट चीज नहीं। मंगल एक्चुअली स्वभाव से उग्र है, तेज है, तपस्वी है, न्यायप्रिय है, साधु है, बहुत उग्र, मतलब हर चीज को जिज्ञासु है। तो मंगल कोई बहुत ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो किसी का अनिष्ट करते हैं। मंगल जिसका तेज होता है वो विद्वान होता है। मंगल जिसका तेज होता है वो हर फील्ड में आगे होता है। मंगल जिसका तेज होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में हर काम में फर्स्ट, उसको कभी किसी चीज के लिए पलट के नहीं देखना होता है। अब ऐसे आदमी के साथ कोई ऐसी महिला की शादी हो जाए जिसको कुछ नहीं आता, मतलब मैं मंगल की बात कर रही हूँ, उसका मंगल नहीं है, वो नॉर्मल ग्रह की लड़की है। अब वो है तेज बंदा, अच्छा वक्ता है, अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। अब उसके साथ तुम बैठा दो किसी ऐसी महिला को जिसको सिर्फ किचिंग किंग है, वो कुछ नहीं आता है। युद्ध वहीं शुरू होता है जहाँ व्यक्ति के विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसलिए मांगलिक को मांगलिक हाँ, मंगल चूंकि तेज होता है, बाकी ग्रहों में ऐसा नहीं होता है। अगर गुरु का कुछ डिग्रीज कम ज्यादा होती तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। भ्रुकुट प्रेम का निशानी होती है। अगर भ्रुकुट के गुण नहीं मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल शादी मत करो, क्योंकि शादी का अर्थ ही प्रेम है। जिसके साथ आपको रहना है, अगर आप उसके साथ प्रेम नहीं है तो आप कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें प्रथम स्थान पे महिला का राहु था, मतलब लग्न में राहु था, और व्यक्ति का मंगल बहुत शानदार था, लेकिन उसको जीवन भर अपनी पत्नी से दबके ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु तो उससे भी तेज है। मंगल है तो क्या हुआ, मंगल है तो क्या हुआ, उस व्यक्ति की शुद्ध ऐसी तैसी करते रहेगी वो औरत जिंदगी भर। अब वो इज्जतदार होगा तो टिका रहेगा, नहीं तो ऐसी स्थिति में तलाक की स्थितियां भी बन जाती हैं। अच्छा। मंगल कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आपको पूरा खत्म कर देगा या कुछ कर देगा। मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से होने का कारण है, वो तेजस्व है, तेज है, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन वो आयु पर निर्भर करता है। अर्थात अगर कोई मांगलिक लड़की की शादी अगर गैर मांगलिक लड़के से हो जाए तो मैं लिख के दे सकती हूँ, वैवाहिक जीवन बहुत कम दिनों का ही होता है, और मृत्यु भी मंगल वालों की हार्ट अटैक से ज्यादा होती है।
अच्छा। हाँ, मैं इस पे आपके साथ एक बकायदा शो हाँ, बनाऊंगी। एक अलग। एक जरूर हम शो बनाएंगे। लोगों को बताऊंगी मैं कि अगर हम सूर्य को स्ट्रांग रखेंगे, हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मंगल को स्ट्रांग रखेंगे अगर आप, तो आपको कभी भी चर्म रोग नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे। बुध को अगर आप अच्छा रखते हैं तो वाणी बहुत प्यारी होगी, अच्छे शानदार पत्रकार, अच्छे राजेश शर्मा बन सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। बुध अच्छा रखिए। जी। और गुरु अगर आपका अच्छा होगा तो नेचुरल आप ऐश्वर्या राय के जैसे वैभव, सुख और सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र अच्छा होगा तो आप बिल्कुल शानदार जिंदगी, लग्जरी, पैसा, अधेला, नाम, प्रतिष्ठा, सब साथ में फिजिकल फिटनेस। और शुक्र अच्छा है, फिजिकल फिटनेस। आप नीतू सिंह जी को देख लीजिए, ऋषि कपूर की वाइफ, 63 साल की है, फिजिकल फिट, बहुत खूबसूरत अभी तक, क्योंकि उनका शुक्र बहुत शानदार है। शनि जिसका अच्छा होगा, न्यायप्रिय होगा, अच्छा वक्ता होगा, तेज। नाना पाटेकर साहब उदाहरण देख लीजिए। शनि बहुत अच्छा, अनिल अंबानी को देख लीजिए, नीता अंबानी जी को देख लीजिए। और जिसका शनि अच्छा, उससे बेहतर तो कोई जीवन जी ही नहीं सकता। उससे अच्छा उसके पास सब कुछ रहेगा, धन दौलत सब कुछ रहेगा। और जिसके राहु केतु बहुत शानदार रहेंगे, उसके पीछे पड़ोसी नहीं लगेंगे। मेरे राहु केतु शायद बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है, जी, तो ज्योतिष के हिसाब से लोगों को नवरात्रि में क्या उपाय करने चाहिए जो उनके लिए लाभदायक? बिल्कुल। नवरात्र बहुत पावन पर्व है। पूरे 9 दिन बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत बहुत संतोष जीवन में रहता है 9 दिन सब जगह। आप देखेंगे देश तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी इसकी धूम मच जाती है। गरबा, पूजन, पाठ, हर घर में चाहे कितने भी बुरे लोग होंगे, कितने भी अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, अधार्मिक होंगे, लेकिन 9 दिन हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बहुत व्यवस्थित जीता है, राइट। तो वो 9 दिन में 9 देवियां हैं और ग्रह भी 9 है। बिल्कुल। हर ग्रह से रिलेटेड एक पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसी 9 दिन चालू होंगे आपके, आप बकायदा डेली ग्रहों का अनुष्ठान करें, पूजन करें, उन पूरे 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं, देवी आराधना करें, चालीसा पढ़ें। ज्यादा हो तो महिलाओं को तो मेरे ख्याल से दुर्गा पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि शक्ति और धन कहो तो देवी है, लक्ष्मी कहो तो देव औरतों के हाथ में, सरस्वती भी महिलाओं के हाथ में है, अन्नपूर्णा किचन भी महिलाओं के हाथ में है। तो मैं ये मानती हूँ कि तमाम शक्तियाँ शिव, विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों ने मिलकर के एक महिला में डाल दी है, और वो महिला ही हर रूप में आपको दिखती है। तो आप पूरी देवियों का अनुष्ठान 9 दिनों में कर सकते हैं। विशेष एक बात कहना चाहूंगी, नवरात्र में आप देवी के लिए पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नृत्य भी देवी के लिए ही करते हैं। गरबा का अर्थ होता है देवी को प्रसन्न करने वाली वो रिदम, जिसमें आप नृत्य करें तो देवी प्रसन्न हो जाए। तो बहुत ध्यान रखें, अश्लील गानों पे नृत्य ना करें, फुहड़ता ना फैलाएं, गंदे वस्त्र ना पहने, और उस जगह में, जिस जगह में देवी बैठी हुई है और आप नृत्य कर रहे हैं, वहां पर किसी गलत लालसा को लेकर के बिल्कुल प्रवेश ना करें, पंडाल में ना जाए। हाँ, अगर आपके मन में जरा भी ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पे केवल डेटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या वहाँ पे लड़कियों को देखने, या लड़कियाँ लड़कों से मिलने, तो ये सब गंदगी बिल्कुल समाज के अंदर हटा दें। हमारे यहाँ मैंने 90 और से 95 तक की 9 दुर्गा मंडल को बहुत करीब से देखा है। किसी पंडाल पे कभी कोई नृत्य गायन नहीं होता था, बकायदा सुबह शाम की आरती होती थी, दुर्गा पाठ होता था, चालीसा होता था, अष्टमी के दिन कन्या भोजन, हवन, और बड़ी शांति से 9 दिन चलते थे। ये अभी जो चालू हुआ है, ये जो कल्चर चालू, हाँ, ये गुजराती कल्चर जो चालू हुआ है कि बहुत लोग, आप भी जानते हैं गुजरात में किस तरीके का गरबा होता है, उसके बाद क्या होता है। मेरी बात को जो लोग देख रहे हैं वो अन्यथा में ना लें, लेकिन मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध रहेगा, 9 दिन पवित्र हैं, पावन हैं, बहुत सुंदर बनाएं, अच्छे वस्त्र पहने, कलर का बहुत ध्यान रखें। प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक आप अच्छे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ग्रह को फेवर में कर सकते हैं।